अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और फिर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर की फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं 3.1 एंड 3.2, उसमें मोस्टली उसमें जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिसेस वाला। ठीक है, उसके बाद जो एक्सरसाइज 3.4 और 3.3 है, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, जिस तरह हमने पहले दो चैप्टर जो हैं वो बहुत डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन किए थे आपके साथ, उसी तरह इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी जल्द अज जल्द हम कंप्लीट करेंगे और डिटेल में एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको हर वीडियो की तरह टाइम कोड मिल जाएगा, तो आप जिस भी क्वेश्चन पे या जिस भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं आप उसके टाइम कोड पे जाएं, उसको क्लिक करें तो आप फ़ौरन उस पर पहुँच जाएंगे। इस चैप्टर में कुछ ऐसा लफ्ज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आफ्टर स्टार्टिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ठीक है, इन ऐसा लफ्ज़ को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा दिया जाए, आपको उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ये एक ऐसा लो स्टूडेंट यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। उसके बाद है कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एट ए मैट्रिक्स। अब इसका मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, जैसे सपोज करें ये कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस तरह से, ये ठीक है, यानी एक नंबर की एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन को बताया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद है सॉल्व सिचुएशन इन्वॉल्विंग सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी आपको कुछ मैट्रिसेस दिए जाएंगे जिनको हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। एंड इनवर्ड्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ठीक है। और उसके बाद जी सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ हम उन्हें सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे और जब वो मेथड्स पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो प्रीवियस जब मेथड्स कुछ पढ़े हुए हैं तो फिर हम न्यू मेथड से, यानी ये मैट्रिसेस वाले चैप्टर में या डिटर्मिनेंट के टॉपिक से रिलेटेड जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिनकी हेल्प से हम मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, वो क्यों पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सप्लेन, एक मिनट, इसको explain with examples how mathematics play a key role in the development of a new scientific theories and टेक्नोलॉजीज। यानी ये जो मैट्रिसेस है आजकल टेक्नोलॉजी में, स्पेशली कंप्यूटर में इसके बहुत ज़्यादा यूसेज हैं। ये जब हम एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर इसमें कम हुए तो फिर हम किसी और बुक से हेल्प लेंगे और वो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी 3.4। तो ये स्टूडेंट कुछ इसका थोड़ा बहुत इंट्रो था जो कि मैंने आपको दिया कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, किस तरह से इस चैप्टर को लेके चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। जी स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ इन ए मैथमेटिकल क्विज बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी गर्ल्स और बॉयज़ के दरमियान एक मैथमेटिकल क्विज हुआ। क्लास 8 की जो गर्ल्स हैं उन्होंने कितने स्कोर किए, 95। उसके बाद क्लास 8 के जो बॉयज़ हैं उन्होंने कितने स्कोर किए, 97 पॉइंट। क्लास 9 की जो गर्ल्स हैं उन्होंने 93 और क्लास 9 के जो बॉयज़ हैं वो उन्होंने 90। क्लास 10 की जो गर्ल्स हैं उन्होंने कितना स्कोर किया, 96। और इसी तरह क्लास 10 के जो बॉयज़ हैं उन्होंने 94 किया। ठीक है, अब देखिए उन्होंने यहाँ लिखा है दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेस एज अंडर, यानी इस इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 3 क्लासेस हैं, ठीक है। अब आपको डाटा में 2 चीज़ें बताई जा रही हैं, एक बॉयज़ फिर गर्ल्स और उसके बाद क्लास 8 9 एंड 10, इस तरह से। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से टेबल बना के लिखें, ठीक है, आपको याद होगा अपने 9th में चैप्टर नंबर 11 में इस तरह से आप डाटा को अरेंज करते होते थे। अब पहले मैं उसी तरह इसको अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टली लिखी हैं ये क्लासेस लिख दी हैं और ये बॉयज़ और गर्ल्स लिख दी हैं। अब क्लास 8 के बॉयज़ ने कितना स्कोर किया, 97। क्लास 8 की गर्ल्स ने कितना स्कोर किया, 95। इसी तरह क्लास 9 के बॉयज़ ने कितना स्कोर किया, 90। क्लास 9 की गर्ल्स ने कितना स्कोर किया, 93। ठीक है, ये यहाँ क्लास लिखी हुई है और यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं कि वो मतलब उसके पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे हुए हैं कि बॉयज़ हैं कि गर्ल्स हैं। उसके बाद क्लास 10 पे आते हैं। क्लास 10 के बॉयज़ ने कितना स्कोर किया, 94 और गर्ल्स ने कितना स्कोर किया, 96। अब ये जो सारा डाटा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यूज़ हैं, डाटा है, इसको अगर आप इस तरह से लिख दें, मतलब ये कॉलम
वगैरह, ये जो आपने टेबल टाइप कुछ बनाया हुआ है, तो ये अगर इसको रिमूव कर दें ये, तो इसको हम बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम डाटा से मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह जो है इसको फिर सोल्व करना थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू दिस फॉर्म। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये भी लिखा हुआ दिस मेथड इज नो डाउट इजी टू राइट एंड मैनिपुलेट। ये सारा मैं खुद नोट्स बना के भी आपको समझा सकता था, लेकिन उससे ये था कि वीडियो थोड़ी लेंथी होती। बुक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पे आपको मैं अंडरलाइन करवाऊंगा, और ये भी है कि इससे थोड़ा सा आपकी बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो भी थोड़ी डेवलप होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बुक में लिखी होती हैं लेकिन हम नहीं पढ़ते, सिर्फ एक्सरसाइज ही सॉल्व करते हैं और बाद में फिर पेपर में सर पकड़ के बैठे होते हैं। अब ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1850 साइलवेस्टर इंट्रोड्यूस, ये नाम इसका आपने याद रखना मैथमेटिशियन का, साइलवेस्टर इंट्रोड्यूस सच रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ही नेम्ड इट मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले 1850 में एक मैथमेटिशियन थे साइलवेस्टर, जिन्होंने सबसे पहले डाटा को इस तरह अरेंज किया था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, जैसे मैंने ये लिखा है, और फिर इसको नाम दिया मैट्रिक्स का। उसके बाद हैमिल्टन एंड कैले, इन दोनों ने इस पर फिर काम किया, ठीक है, और फर्दर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद जी टुडे, ये इसकी एप्लीकेशन लिखी है, टुडे मैट्रिसेस आर बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है, इन बिल्डिंग मॉडल्स, ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये आप इसकी कोशिश करें, खुद भी इसको जो है एप्लीकेशन को सर्च किया करें जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं। अब आते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे, और मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और इसका जो प्लूरल है वो क्या है, मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स इज A matrix is a rectangular arrangement of numbers। मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबर्स की। अब नंबर्स हम बहुत सारे पढ़ते हैं, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये वो। तो आप देखें यहाँ पे भी तो मैंने नंबर ही लिखे हुए हैं ना सारे। इन नंबर्स को अगर आप एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख दें, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखने के बाद उसके साइड पे इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स में ना इनको ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह से। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, मतलब आपके सामने अगर कभी ऐसा लिखा आएगा तो आप ये ना समझिएगा कि ये मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी बुक्स में आपको इस तरह की चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, इंडियन बुक्स में या फॉरेन बुक्स में आपको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। मतलब ये इस तरह से भी मैट्रिक्स को ये वाली ब्रैकेट से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है जी। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक मॉडल मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मॉडल मैट्रिक्स। अब इसको आपने अच्छे से समझना है। अब जो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं, इसकी मदद से हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 सॉल्व करना। अब इस मॉडल मैट्रिक्स में आप देखें, सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम है और वो नाम है क्यू। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स उसने शो करवाई है, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें उसको क्लोज किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है R1 R2, और इनको वो कह रहे हैं रोज है, और C1 और C2 C3 इनको क्या कहा जा रहा है, कॉलम। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखना है रो का और कॉलम्स का, ठीक है, कि रो क्या होती है और रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपके सामने जैसे ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और आप उनको ऑब्जर्व कैसे करेंगे। अब देखें यहाँ पे कि अगर आप ये जो एक मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इन सबको हम बोलेंगे एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, एंट्रीज। जिस तरह आपको याद होगा कि जब आपने सेट्स पढ़े थे, तो एक सेट के अंदर जितने भी नंबर्स आते थे वो उस सेट के क्या होते थे, नंबर्स आप कह लें, उस सेट के आप एलिमेंट्स कह लें। एलिमेंट्स के बाद आप उसको मेंबर्स भी कहते होते थे, आपको याद हो। मेंबर्स के बाद आप उसको एंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे इसके डिफरेंट नेम्स हैं, एलिमेंट्स, मेंबर्स, एंट्रीज। तो इस तरह ये सेट के अंदर, ये इस मैट्रिक्स के अंदर जो जो भी नंबर लिखे होंगे, ये सारे के सारे वो क्या होंगे, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगे, सही है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इस डाटा को इस तरह से देखेंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये 2 अरेंजमेंट बन रही हैं। ये हॉरिजॉन्टली देखें तो 2 अरेंजमेंट बन रही हैं, यानी एक ये, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसको हम बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे फर्स्ट रो और दूसरे को बोलेंगे सेकंड रो। इसको बोलेंगे R1 और इसको बोलेंगे R2, ठीक है। तो रोज होता है अगर हम एंट्रीज को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो एक रो ये और दूसरी रो ये। अब नेक्स्ट आप देखें कि अगर हम एंट्रीज को इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो, टॉप टू बॉटम, ठीक है, इस तरह से, ये एक और उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड, तो यहाँ पे इनको बोलेंगे कॉलम। ये होगा C1, ये C2, C3 पहला कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अगर एंट्रीज को आप टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकली जज कर रहे हैं या देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो उस मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं। और अगर हम उन्हीं एंट्रीज को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसको बोलेंगे रोज। अब बुक से भी इसको डिफाइन कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ
ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो, कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रीज की जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। अब ये देखें इसमें कि ये R1 है, इसको थोड़ा सा, और ये देखें ये वाली जो है इसको क्या बोलेंगे R1, और इसी तरह इसको R2। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है फर्स्ट रो एंड सेकंड रो ऑफ ए मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय R1 एंड R2, कैपिटल से शो करना है। उसके बाद जी वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इज इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड ए कॉलम। तो अब वर्टिकल अरेंजमेंट जैसे देखें ये फर्स्ट अरेंजमेंट वर्टिकली, ये सेकंड अरेंजमेंट वर्टिकली, ये थर्ड अरेंजमेंट वर्टिकली, तो कितने कॉलम हो गए इसमें, 3 कॉलम हो गए। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन भी किया गया है C1 C2 C3। ठीक है, आई होप आपको रो और कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ की फैक्ट है, इनको भी पढ़ लेते हैं, या MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। द नंबर यूज इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ ये यहाँ पे। उसके बाद देखें एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये भी आपको बता चुका हूँ, इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इन रोज एंड कॉलम। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से लिखे, एक खास ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने लिख देना है। ठीक है, अब जैसे देखें इस खास ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे आप देखें खास ऑर्डर का मतलब ये है कि यहाँ पे जब मैंने डाटा लिखा तो ये जो पहली रो का जो डाटा है ना वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो बॉयज़ के जो मार्क्स हैं उस क्विज में है उसको शो कर रहा है, और ये 8 क्लास के, ये 9 क्लास के, 10। और ये जो मैंने सेकंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिखी है ये किस चीज़ को शो कर रही है, गर्ल्स के डाटा को। तो ये कह रहे हैं एक डेफिनेट ऑर्डर से आप उसको शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, capital alphabets are used to name a matrix while elements of a matrix are usually represented by small alphabets and numbers। सही है जी। अब ये थोड़ा बहुत जो इंट्रो हमने पढ़ा उसमें आपने जो मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अपने माइंड में रखना है वो है रो एंड कॉलम। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसको रिलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पेज पे आगे हम देखिए, इसमें सबसे पहली लाइन लिखी है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में बी इक्वल और अनइक्वल इन एनी मैट्रिक्स। यानी इसका मतलब ये है, अगर आपसे पूछे क्या हर दफ़ा मैट्रिक्स, कोई भी आप मैट्रिक्स लिखेंगे क्या उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, हाउएवर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट रोज एंड इन डिफरेंट कॉलम रिमेन द सेम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम। कैसे 2 रोज, ये 2 रोज। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं दूसरा कलर से करता हूँ, ये 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, 2 रोज और 3 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ईच रो एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। इस तरह से इसको लिखा गया। एक मिनट, इसको दोबारा वापस लेके आते हैं। ये अब देखें देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ईच रो, आप देख सकते हैं 1 2 और 3, हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और 2 एलिमेंट्स इन ईच रो ईच कॉलम। ये इसकी बात कर रहे हैं, इस कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट और इसके अंदर भी 2 एलिमेंट, इनकी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं लिख के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, के किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होता है। अब इसको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को आप उस मैट्रिक्स की डायमेंशंस भी बोलते हैं। अब ये बुक में लिखा है या नहीं लिखा है, आप इसको ज़रा नोट डाउन कर लें। और इसको साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी 2 और नाम है इसके। सही है, तो अब देखें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं m/n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m/n से। और ये जो m लिखा है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रोज को। और n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम। यानी एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, उन सबको मिला के लिख देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। आप यही मैट्रिक्स देख लें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 5 2 6 3 1 7। ये अब इसमें आप देखें कि रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, तो R1 और R2। और इसमें कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। क्या ऑर्डर हो जाएगा इसका, 2/3 ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। और हमेशा अपने ऑर्डर में रोज को पहले लिखना है, कॉलम्स को बाद में लिखना है। इसको लिखने का एक और भी मेथड है, वो भी देख लें। यहाँ और करके लिख देता हूँ, इसको हम m/n भी लिखेंगे। और यहाँ पे भी आप देख लें, इसको हम लिखेंगे 2/3। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखें यहाँ पे, अब आप जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप मिलाएंगे तो आपको मिलेंगी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको पता होना चाहिए। दोबारा सुन ले, मैंने क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज होंगी, क्या होंगी, एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज हैं, जैसे यहाँ 2 रोज थी
और कॉलम कितने थे 3, तो जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा उतने नंबर लिखे होंगे उस मैट्रिक्स में, यानी 6 का मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होंगे या 6 एंट्रीज होंगी। चलिए मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको ज़रा देखें 5 3। अब ये लिखा हुआ है 5 and 3, ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब इसमें रोज कितनी है, अब इसमें रोज कितनी है R1 R2, 2 रोज होंगी, कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम, तो आंसर आ गया 2/1। अब इस 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा 2, और देखिए 2 एंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको। अब यहाँ से बुक से भी देख लेते हैं कि अ मैट्रिक्स ए विद m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m/n। तो मैंने आपको जो दूसरा मेथड बताया ना ये वाला कि मल्टीप्लिकेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बुक में नहीं है तो इसको आप लिख लें, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे और वहां पे करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट, तो रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। क्या आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज बतानी है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं और ये बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जो कि मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज मैंने आपको बताया था कि इस तरह अगर हम रिप्रेजेंट करें एंट्रीज को हॉरिजॉन्टली तो इसको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और अगर हम एंट्रीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करें वर्टिकली यानी टॉप टू बॉटम तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। समझ आ गई, ये चीज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब तो यहाँ पे देखें, इसमें इस तरह से आप लाइन लगाएं तो वो एक ही लाइन बन रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 1 है। और अगर आप ऐसे लाइन लगाएं यहाँ पे ये ऊपर से नीचे की तरफ तो ये एक लाइन ये बन गई और इस तरह एक लाइन ये बन गई, तो कॉलम कितने बन गए 2, तो एक रो और 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर बन गया 1/2। m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, तो ऑर्डर क्या बन गया 1/2, जिसको आप 1 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सेकंड पे चलते हैं, बी पार्ट पे। इसमें देखें आप इस तरह से बनाएं, एक रो और ये दूसरी रो, तो नंबर ऑफ रोज आ गई 2। अब कॉलम देखते हैं तो इस तरह से आप एरो बनाएं, एक एरो बन गया और ये दूसरा, तो कॉलम कितने 2, तो यहाँ पे कॉलम्स हैं 2, तो ऑर्डर बन गया m/n। m/n का मतलब 2/2, ठीक है। तो ये ए एंड बी पार्ट हमने कर लिया। अब सी एंड डी पार्ट की तरफ जाते हैं, तो इन दोनों पार्ट्स को जरा अच्छे से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है 5/7, तो जब आप इसको सोल्व करते हैं 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, कुछ भी, ठीक है। जो भी 0.7 करके जो भी आंसर आता है। अब ये देखें एक ही नंबर है। अब अगर आप कहें कि ये अलग रो है, ये अलग रो है, तो वो गलत हो जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे अगर रोज हमने ऑब्जर्व करनी है तो वो एक ही रो है, ठीक है, एक ही रो, तो नंबर ऑफ रोज आएंगी 1। और कॉलम अगर ऑब्जर्व करना है, यानी आपको मैंने बताया कि 5/7 जो है, जब आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर 714, ठीक है। मैंने राउंड ऑफ करके इस तरह का आंसर आएगा। अब सपोज करें आपके पास मैट्रिक्स के अंदर ये लिखा हो ये, तो अब इसके अंदर कितनी रो बन रही है, एक ही, कॉलम भी कितना बन रहा है, एक ही। इस तरह से आप इसको समझें, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ आपको कंफ्यूज करे फ्रैक्शन वाली, इसलिए मैंने डेसिमल में बताया। तो इसमें कॉलम कितने, एक ही कॉलम बन रहा है, तो रो भी एक और कॉलम भी एक, तो ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर इसका बन गया 1/1, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखें लिखा हुआ है 4 + 2 × 1 + 5। अब ये देखें, ये आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4 अलग अलग नंबर्स हैं और इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पूछूँ रो तो बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे रो एक है, लेकिन अगर कॉलम की बात है, कॉलम पूछेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे 1 2 3 एंड 4, तो इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो आप देखें इन सब को सोल्व करके कोई एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, ठीक है। और वो सपोज करें वो आंसर x आ गया, सपोज कर लें, तो इसमें देखें अब रोज कितनी है, एक ही रो है, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पे अब लिखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक ही रो है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक ही रो है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 1/1। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के और फिर उसको स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। यानी हमने बताना है कि ये जो मैट्रिसेस गिवन है, जैसे ए पार्ट में 2 मैट्रिसेस गिवन है, बी में भी 2 मैट्रिसेस गिवन है, सी पार्ट में भी 2 मैट्रिसेस गिवन है, डी पार्ट में भी 2 मैट्रिसेस गिवन है। हमने बताना है कि ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब उससे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं और कब इक्वल नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम प्रीवियस पेज पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। ये यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले से लिखी हुई हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, तो उसको हम पहले यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ये आपके पास देखें लिखी हुई है डेफिनेशन इक्वल मैट्रिसेस की। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर
नंबर 1 पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर इज सेम, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए उन दोनों मैट्रिक्स का। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अब ये कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे है सेम नंबर एट सेम पोजीशन, सेम नंबर एट सेम पोजीशन, के पोजीशन सेम होनी चाहिए और नंबर भी सेम होना चाहिए। अब आपके सामने मैंने कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं, तो आपके सामने मैंने कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं, तो हमने इनमें से डिसाइड करना कौन से इक्वल मैट्रिसेस हैं और कौन से इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। तो पहली एग्जांपल को पहले सबसे पहले चेक करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल को, ये वाली जो है, इसका ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या, ये देखें इसमें कितनी रोज हैं 2 और कॉलम कितने एक ही, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/1। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 2/1, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया, तो इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर कितना आता है 2, और ये भी किसके इक्वल है 2, तो आप देख सकते हैं सेम पोजीशन पे सेम नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा, आगे देखें -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये भी सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ए और बी को क्या कहेंगे कि ये इक्वल हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, यहाँ इसका आंसर 4 स्क्वायर रूट है, यहाँ ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर बनता है 2, इधर भी यानी 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है। -5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 25 के, और इधर भी क्या है 25, तो ये आपस में इक्वल है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर इसका 2/2। इसी तरह इसका ऑर्डर भी 2/2। पहले ऑर्डर चेक कर लें, फिर उसके बाद जो है हम उस पर चलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे। तो ऑर्डर दोनों का सेम हो गया, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अब जरा इसका आंसर देखिए 2, और इसको जरा सोचें 4/2 कितना आंसर बनता है 4/2, 2 2 - 2 कितना बनता है 0, -6 + 3 कितना बनता है -3, और 14/2 कितना बनता है 7। अब दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पहली पोजीशन पे 2 होना चाहिए और इधर भी 2, यहाँ 0 और इस जगह पे भी 0, इधर -3, इधर -3, इधर 7 और इधर 7, सही है। अच्छा जी आगे चलते हैं, तो ये भी दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए, कि हम यहाँ पे भी कहेंगे ए एंड बी आपस में इक्वल। यहाँ मैंने लिखा नहीं, वो वर्डिंग आप खुद इसको देख लीजिएगा कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अच्छा जी अब आगे इन दोनों पे चलते हैं, इसको भी पहले सोल्व कर लेते हैं। ये दोनों हो गए कट, तो क्या आंसर बना इसका 0। 19 का टेबल 3 तक पढ़े कितना आया 57, 20 - 2 कितना आया 18, -3 का स्क्वायर 9। अब चेक करते हैं, तो इसमें देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो दोनों के जो ऑर्डर हैं वो तो सेम है, दोनों के ऑर्डर क्या है सेम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका ऑर्डर है 2/2, तो इसका ऑर्डर भी है 2/2। ठीक है, अब उसके बाद देखें इसमें 0 पहले नंबर पे, इसका आंसर भी क्या बन रहा था 0। इसमें सेकंड प्लेस पे 57, इधर भी 57, इधर थर्ड प्लेस पे 18, इधर भी 18 इक्वल है, इधर लास्ट प्लेस पे 9 और इधर भी 9, तो ऑर्डर भी सेम है। उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। नेक्स्ट चेक करते हैं इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 4 को, और फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखें इसमें कितनी रोज हैं, एक ही रो है, और कॉलम जो है वो 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/2, ऑर्डर ऑफ पी क्या हो गया 1/2। इसमें देखें एक रो और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/2, तो ऑर्डर तो दोनों के क्या हो गए सेम हो गए, ऑर्डर सेम हो गए। अब देखें इसमें पहले नंबर पे है 3, इसमें पहले नंबर पे क्या है 5, तो हम यहाँ पे अगर रीजन दे के बताएं तो हम यहाँ पे कहेंगे मैट्रिक्स P इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स Q। उसकी रीजन ये है बिकॉज देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट सेम। समझ आ गई होगी आपको इक्वल मैट्रिसेस की। अब चलते हैं अगले पेज पे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, अब इसमें देखें इसको पहले ना मैं सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इसका आंसर आ गया 0। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, इसको ज़रा करेक्ट करते हैं पहले। ये यहाँ पे ना 5 है, 5 मैं लिख लूँ ज़रा, ये चलें अब चेक करते हैं। अब जब आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाई 5, तो इसका आंसर आएगा 1। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, तो 4 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर है 1, और इसका आंसर क्या आएगा 0। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं, पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है वो पहले ऑब्जर्व करते हैं। इसका मैट्रिक्स है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। अब मुझे कैसे पता चला 2/2, ये देखें इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज और 2 ही कॉलम, तो इस तरह से मुझे ऑर्डर पता चला इनका। ठीक है, तो ऑर्डर तो इक्वल हो गया दोनों का। अब देखें इसमें पहली प्लेस पे क्या है 1, इधर क्या है 0, तो यहीं से पता चल गया कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल मैट्रिसेस। क्या है नॉट इक्वल मैट्रिसेस। अगर आप इसकी रीजन भी देना चाहें तो रीजन भी दे सकते हैं, बिकॉज देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल या नॉट सेम। अच्छा जी अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड को जरा देखें। इसमें देखें आप रोज कितनी है, एक, कॉलम कितने हैं 1, 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। अब इसमें आप देखें ये ऐड हो रहा है, इसको जरा मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, 1 + 2 + 3, तो ये आंसर आ गया 6। आंसर कितना आ गया 6, 1 + 2 + 3 आंसर आ गया 6। अब आप इसमें देखें कितनी रोज हैं, एक ही रो है, और कॉलम कितने एक ही कॉलम है, तो 1/1
जो कि आपस में इक्वल नहीं है, तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट इक्वल मैट्रिसेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये ना क्वेश्चन और वीडियो को देख के ये समझ रहे होंगे कि इतने आसान से क्वेश्चन है तो सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, वीडियो जानबूझ के लेंथी क्यों कर रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से ना समझ आए तो पूरे चैप्टर में आपको आगे जो डिटेल में क्वेश्चन करने हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक, इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल पे जाके आपको समझाऊँ। तो पहले बेसिक समझना ज़रूरी है, सही है। बाकी अगर आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे आपको आते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। अब ये देखें, इसमें लिखा हुआ है 1/2। क्या लिखा हुआ है? 1/2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। अब आप इसका ऑर्डर चेक करें तो इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1। ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रोज और 1 कॉलम, तो जो कि इक्वल नहीं है पहले वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर के। तो ये भी मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे? नॉट इक्वल मैट्रिसेस। क्या होंगे आपस में? नॉट इक्वल मैट्रिसेस, बिकॉज उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। यहाँ पे जरा इसको सोल्व कर लें। इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर भी 0 और इसका 1। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 25 और 25 कट हो जाएंगे 1। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 7, तो आंसर 0। इसको जब आप इससे माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो इधर भी 0 और ये कट हो गया, आंसर 1। तो अब आप देखें, पहले तो चेक करते हैं ऑर्डर। पहले वाले का जो ऑर्डर है वो कितना है? इसका ऑर्डर है 2/2। इसमें 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम है, और इसका ऑर्डर भी है 2/2। ये देखें, इसमें रोज कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 2। इसी तरह इसमें भी कितनी रोज हैं? 2 और कॉलम कितने हैं? 2। तो इस तरह से रोज और कॉलम को मिला के अगर आप लिखते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है? ऑर्डर बन जाता है। अब आप इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री चेक करें। इसमें पहली प्लेस पे 1 और इधर भी 1, इधर फर्स्ट प्लेस पे 0, इधर भी 0, इधर थर्ड प्लेस पे 0, यहाँ पे भी 0, इधर 1 और इधर भी 1। तो ये आपस में क्या हो गए? इक्वल मैट्रिसेस हो गए। क्या हो गए? इक्वल मैट्रिसेस। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये अच्छे से समझ आया होगा। पेज को मैं ज़रा मिनिमाइज करता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। तो पहले वाला आप देखें ज़रा, पहले वाला जो मैट्रिक्स था वो था नॉट इक्वल मैट्रिसेस। पहले वाला जो पार्ट था, सॉरी मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, पहले वाला जो पार्ट था वो नॉट इक्वल मैट्रिसेस, सेकंड भी नॉट इक्वल, थर्ड भी नॉट इक्वल मैट्रिसेस। सिर्फ लास्ट वाला जो आपको पेयर ऑफ मैट्रिसेस गिवन है वो इक्वल मैट्रिसेस है। अब स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसको पहले रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करना है। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और फिर जो है उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इन अ मैथमेटिकल क्विज। और हमने इसमें ये बताना है डिस्प्ले द डाटा इन अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एंड अ कॉलम मैट्रिक्स, यानी इस डाटा को, यानी 3 लोगों के नाम है, हैदर है, हसन है, हसन है और उसके बाद अहमद है। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेटर से लिख लिया। तो हैदर ने स्कोर किए हैं 7 और इसने हसन ने 11 और अहमद ने 10। हमने इस डाटा को रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तब ही आप इस डाटा को उस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। रो मैट्रिक्स जिससे हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर मैं लिख देता हूँ, रो मैट्रिक्स जिससे हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो, उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखें, जैसे इसमें कितनी रोज हैं? एक ही रो है। इसमें रोज कितनी है? एक ही रो है। इसमें रोज कितनी? एक ही रो है। तो हम इनको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर रो एक है तो कॉलम तो देखें, यहाँ 2 कॉलम है, यहाँ 1 कॉलम है, यहाँ 1 2 3 कॉलम है। तो कॉलम से हमें कोई गर्ज नहीं है, कॉलम जितने मर्जी हो, जितने मर्जी ना हो। ठीक है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है, और या फिर 50 हो, 60 हो, 70 हो, कितने भी हो, लेकिन रो एक होनी चाहिए। ठीक है। तो जब भी आपके पास किसी मैट्रिक्स में एक ही रो होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? कि वो रो मैट्रिक्स है। तो अब इसी डाटा को, डाटा क्या था? डाटा में थे नंबर आपके पास 7, 11 एंड 10। तो इसको ज़रा हम लिख देते हैं रो मैट्रिक्स में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, अभी हम करने लगे हैं इसका सोल्यूशन। तो रो मैट्रिक्स में अगर हम इसको लिखते हैं रो मैट्रिक्स, आप इसको सपोज करें कि R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डाटा कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा 7, 10 एंड 11। ठीक है। और इसी डाटा को अगर हम लिखें कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, कॉलम मैट्रिक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ? कैपिटल C के साथ। और इसको भी लिखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन सीख लें। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स, और इसको भी रो मैट्रिक्स की तरह, जैसे हमने उसको कहा कि उसको हम रो वेक्टर भी बोलते हैं, इसी तरह इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम वेक्टर, इस तरह से हम वेक्टर्स बनाते हैं ना, ये, और इसी तरह ऐसे भी बनाते हैं, तो इसलिए। ठीक है, ये जी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जरा देखें, इसमें कितने कॉलम है? कॉलम का मतलब क्या होता है कि हमने ऊपर से नीचे एंट्रीज को देखना होता है, टॉप टू बॉटम, यानी वर्टिकली। और यहाँ पे भी देखें एक ही कॉलम, और यहाँ पे भी देखें एक ही कॉलम। अब हमें यहाँ पे रोज से गर्ज नहीं है, यहाँ पे देखें
1 2 3 एंड 4 रोज हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 रोज हैं, यहाँ पे 1 2 2 रोज हैं। तो रोज से हमें कोई लेना देना नहीं है, कॉलम एक होना चाहिए। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में कॉलम एक होगा तो उसका नाम कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब इसी डाटा को हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना है, तो 7 फिर 10 और फिर 11 और साइड पे ये ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये रो मैट्रिक्स और ये कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब इसी पेज पे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स की ये कौन सी टाइप में से है जो ज़्यादा सूटेबल टाइप है वो यहाँ पे आपने बतानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड इन डिटेल, एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इन टाइप्स को हम सीखेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगल शेप के बारे में आपको अच्छे से पता है कि कोई भी जो रेक्टेंगल शेप होती है वो किस तरह की होती है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये आपको सबको अच्छे से पता है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगल शेप बना दी है। अब इस रेक्टेंगल शेप में आपको पता है कि ये और ये वाली जो लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन अगर हम इस चीज़ को मैट्रिसेस से रिलेट करें तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रोज और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे कितनी रोज हैं, 1 और 2 रोज हैं, यानी यहाँ पे कितनी रोज हैं, R1 और R2। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। तो ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखें रोज कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। यहाँ देख लें 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो और कॉलम कितने, ये सारे का सारा एज ए फर्स्ट कॉलम ही आप लेंगे। ठीक है, तो एक कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं थे, जिसकी वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए पहले हम यहाँ पे स्क्वायर शेप बनाते हैं। तो स्क्वायर शेप यहाँ पे हम बना लेते हैं, सपोज करें कि ये एक स्क्वायर शेप है, ये अच्छी नहीं बनी, दोबारा से बनाता हूँ मैं। चलें जी, ये मैंने एक स्क्वायर शेप बना ली। ठीक है, अब स्क्वायर शेप में क्या होता है, स्क्वायर शेप में ये होता है कि स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज़ को मैट्रिसेस से रिलेट करें तो ये चीज़ शो कर रही होती है रोज को और ये चीज़ शो कर रही होती है कॉलम्स को। ठीक है, अब पहले तो मैंने ऐसे बताया था ऊपर से नीचे, अब ऐसे एरो बना रहा हूँ नीचे से ऊपर, तो इससे कोई गलती नहीं है। वर्टिकली आपने देखना, ये देखें वर्टिकली जो लेंथ है वो कॉलम और जो हॉरिजॉन्टली है वो रोज। तो मैट्रिसेस में अगर हम एंट्रीज को वर्टिकली देखें तो कॉलम्स, हॉरिजॉन्टली देखें तो रोज। तो यहाँ पे देखें आपको रो और कॉलम जो है उनकी लेंथ, मतलब जिस चीज़ को हम रिलेट करें, वैसे तो यहाँ पे लेंथ ही होती है चारों, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल होंगी, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसमें तमाम साइड की जो लेंथ है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। आप उसको यहाँ से देखें, इधर से देखें, इधर से देखें या इस साइड से देखें, वो हर साइड से क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं। तो जैसे देखें इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ये देखें एक कॉलम और एक ही रो, और इसमें आप देखें 2 रोज और 2 ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2, इसका ऑर्डर 1/1। और इसमें आप देखें एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, और फिर उसके बाद देखें यहाँ पे 1 कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। अच्छा स्टूडेंट, इनके कुछ और भी नाम है। ये जो 1/1 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इसको हम 1 स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 स्क्वायर। इसी तरह 2/2 ऑर्डर वाला होगा उसको बोलेंगे 2 स्क्वायर। ये भी आपने नाम याद रखना है, अक्सर MCQs में पूछ सकते हैं। और इसका नाम होगा 3 स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बस जो बुक में चीज़ें लिखी हुई वही नहीं, उसके अलावा भी कुछ एडवांस लेवल पे भी जाके आपने इनको पढ़ना है। अब है जी नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स कह लें आप इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और जीरो मैट्रिक्स के बाद इसका नाम एक और भी है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्यों, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। एडिटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स, जीरो और एडिटिव आइडेंटिटी, 3 मैट्रिक्स हैं। अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे इतने पोर्शन में। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, के किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, इन विच ऑल दी एंट्रीज आर जीरो, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या हो, जीरो हो, और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, और डिनोटेड बाय ओ, इसको लेटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखें ओ से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ यहाँ पे सबको। ठीक है, तो इस तरह से ये मैट्रिक्स होगा नल मैट्रिक्स, या आप इसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे बतानी है, जिस तरह आपको ऊपर वाले मैट्रिक्स में बताया। अब यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर है 3/3, तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे O3,
इसको लिखेंगे O2। अब ये केमिस्ट्री में भी आप O3 पढ़ते हैं, ये वो वाला O3 नहीं है। जब भी आपको बोलें O3 एक मैट्रिक्स लिखें तो O का मतलब ये है कि नल मैट्रिक्स लिखना है, और 3 का मतलब ये है कि आपने ऑर्डर 3/3 का लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद O2, O का मतलब है कि 0 0 एलिमेंट्स, और 2 का मीनिंग है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। पेज को मैं ज़रा मिनिमाइज़ करता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, इससे पहले 2 पढ़ी थी क्वेश्चन 3 में, ठीक है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और 3, ये टोटल होगी 5 जी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, एक मिनट जी। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट 3 अगली डेफिनेशन है, उसमें एक डायगोनल है, एक स्केलर है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? अब डायगोनल का पहले आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, जैसे कि ये मैंने एक शेप बना ली, ठीक है, रेक्टेंगल एक शेप मैंने बना ली, हम यहाँ पे बनाते हैं रेक्टेंगल शेप। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर शेप में अगर आप इसके जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं अगर उनको ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक डायगोनल है। इसी तरह इसको भी ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे कि ये डायगोनल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी डायगोनल है, ये एक डायगोनल हुआ करेगा, ये एक डायगोनल, ये दूसरा, ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, इसी तरह ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे डायगोनल बनाएंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देयर इज एटलीस्ट कम अज कम 1 नॉन जीरो एलिमेंट या एंट्री इन दी मेन डायगोनल, जिसको हम प्रिंसिपल और प्राइमरी डायगोनल भी बोलते हैं। अब इस चीज को स्टूडेंट आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। अब इसको किस तरह से आप अच्छे से समझेंगे ये भी जरा आपने इसको देखना है। अब इसमें देखें, ये है आपका मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, ये इनमें सब में मैं बना लेता हूँ ये, और यहाँ पे ये, और इस साइड पे ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं इसकी, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे दोबारा से पढ़ते हैं, इसमें ये कहा जा रहा है एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट, कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। कहाँ पे? मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये जिनको मैंने हाईलाइट किया, ये, उसके बाद ये और ये, इनमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दोनों ही नॉन जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, दूसरा जीरो नहीं है, और यहाँ पे तीनों ही नॉन जीरो है, और यहाँ पे एक नॉन जीरो है और बाकी जीरो नहीं है, और बाकी जीरो है, ठीक है। तो नॉन जीरो को आप इस तरह भी रिलेट कर लें। ये देखें मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है ये 1 2 3, तो इन तीनों में से एक जीरो हो जाए, इन तीनों में से दोनों जीरो हो जाएं लेकिन एक जीरो ना हो, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो के इक्वल ना हो, या आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जीरो ना हो, ठीक है। ये तीनों के तीनों जीरो, यानी ऐसे ना लिखे हो 0 0 0, तीनों जीरो ना लिखे हो, ठीक है। 3 है ना, तो 3 में से 2 जीरो हो जाए, एक जीरो हो जाए लेकिन तीसरा जीरो ना हो। तो अब आप देखें यहाँ पे इधर क्या लिखा हुआ है, इसमें आप देखें, इसमें लिखा हुआ है 1 और इसमें -2, तो दो एलिमेंट हैं, दोनों ही जीरो नहीं है। इधर 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो एक जीरो है एक जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है। इधर देखें 3 एलिमेंट है और तीनों ही नॉन जीरो है, ठीक है। एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स आप इसको थोड़ा ईजी करके ऐसे समझ लें कि सारे के सारे एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट, तो 3 में से दोनों जीरो हैं लेकिन ये जीरो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन होगी फुलफिल। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है? ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? वो जीरो हो जाए। तो आप देखें यहाँ पे ये वाला एलिमेंट जीरो है, ये और ये जीरो है, ये और ये वाले सारे के सारे क्या हैं? जीरो। जो रिमेनिंग है वो क्या हो? जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये हुई कि अगर आप कोई भी इस तरह से मैट्रिक्स लिखते हैं ये, अब उसमें सबसे पहले ये कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके ये जो एलिमेंट हैं ये वाले मेन डायगोनल के, वो सारे के सारे जीरो ना हो, उधर एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट हो और उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। ये मैंने इस वजह से यहाँ से डेफिनेशन लिख के आपको अलग से समझाई है, बिकॉज बुक में इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी, तो उससे आप हमेशा फिर भटकते रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे भी मजीद 2 डेफिनेशन है और वो है स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब जैसे मैंने बोला डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ये देख लें यहाँ पे, इसमें देख लें आप, इधर देख लें आप, इस पे और इसमें देख लें, तो देखें हर एक में नॉन जीरो, एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो जब भी हम स्केलर की बात करेंगे तो वो पहले कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये कंडीशन सब में फुलफिल हो रही है। नंबर टू देखें, नंबर 2 पे आपको ये कहा जा रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर इक्वल हो एंड नॉन जीरो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं -3 ये इक्वल है, -1 एंड 1 ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। 17 और ये 51 डिवाइड बाय 3, तो सॉल्व करेंगे 17, ये 13 एंड 13 इक्वल है। 3 + 7 10, 20 डिवाइड बाय 2 10, 2
मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10। ठीक है, इनमें से एक मैट्रिक्स अभी ऐसा है जो कि स्केलर वाले की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। लास्ट पॉइंट देखें, ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि मेन डायगोनल वाले तो सेम हो लेकिन उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी के एलिमेंट्स को कि ये 0 0, इसके अलावा ये भी 0 0, ये भी 0 0, यहाँ पे भी 0 0 और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी सारे क्या हैं, 0। तो ये ए बी ई एंड डी ये चार क्या थे, स्केलर मैट्रिक्स, और सी वाला जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन में है कि ये सबसे पहली कंडीशन ये है कि स्केलर होना चाहिए। ठीक है, अब जब हमने बोला कि स्केलर होना चाहिए और स्केलर खुद क्या होता है, डायगोनल, तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो स्केलर भी होता है और डायगोनल भी होता है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर होता है और स्केलर क्या होता है, डायगोनल होता है। तो इस वजह से यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर भी होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। तो आगे देखें, इसमें क्या था कि मेन डायगोनल की एंट्री सेम होनी चाहिए स्केलर में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या कंडीशन है। इसमें देखिए, इसमें ये कह रहे हैं ऑल द एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल आर इक्वल, जैसे कि उधर था इक्वल, उधर इक्वल था लेकिन कह रहे थे नॉन जीरो नहीं था, एंड आर इक्वल टू 1, इक्वल तो हो लेकिन किसके इक्वल हो, 1 के। ये देखिए 1 के इक्वल है, यहाँ पे देखिए 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे तो एलिमेंट ही एक है, तो यहाँ पे एलिमेंट एक है तो वो उसी एक को ही देखेंगे, तो वो मेन डायगोनल में वही एक एलिमेंट आएगा, तो वो 1। उसके बाद अगली कंडीशन देखें, ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो, दूसरी एंट्री जीरो होनी चाहिए। यहाँ एक के अलावा कोई एंट्री नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये देख लें, इसको हम बोलेंगे I1, इसको बोलेंगे I2 और इसको बोलेंगे I3। I1 का मतलब ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, I2 का मतलब ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, और I3 का मतलब ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 by 3 है। सही है, तो ये मैंने आपको कुछ टाइप्स हैं वो सिखा दी। अब इन्हीं टाइप्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हमने इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख लिए हैं। अब हमने बताना है कि इन ये देखें, जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप, यानी कि ज़्यादा जो सूटेबल टाइप है वो आपने बतानी है। अब इसमें देखें, सबसे पहले तो इसमें ये, ठीक है, अब सबसे पहले देखें इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम है, और हमने ये किस में पढ़ा था, अगर मैं आपको दिखाऊं प्रीवियस पेज करके, तो ये हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स के, कि इसमें मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक तो इसका नाम हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स जो होता है हमने ये भी पढ़ा था कि वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, तो दूसरा नाम इसका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमने पढ़ा था वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। तो 3 इसके पॉसिबल आंसर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सूटेबल जो आंसर है वो है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह एक मैट्रिक्स के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, लेकिन आपने जो सबसे ज्यादा सूटेबल अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को पहले थोड़ा सा अगर सोल्व करें तो ये बनेगा 0 0 0 एंड 3। अब आप इसको देखें तो अब इसके नाम क्या क्या बनते हैं। अब देखें, इसमें मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, तो वो नॉन जीरो एंट्री है इसमें। ठीक है, तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। आपको कैसे पता चला कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो नहीं है। ठीक है, वो सारे के सारे जीरो नहीं है। और दूसरे नंबर पे, अब अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी कंडीशन होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके दो नाम हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा नाम है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको एक से ज्यादा नाम बताने के लिए बुक के ऊपर से सॉल्व नहीं करवाए, हालांकि मेरे पास एक्सरसाइज वाला पेज था इस वजह से। अच्छा, आगे देखें अब पार्ट सी। अब पार्ट सी को पहले आप देखें, पार्ट सी में इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट सी को पहले सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15 3 45 डिवाइड बाई 45, ये कैंसिल हो गया तो आंसर आया 1। अब देखें इसका क्या क्या नाम हो सकता है। ठीक है, अब इसका नाम हो सकता है रो मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही रो है। इसका नाम हो सकता है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। इसका नाम हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। 3 नाम हो गए। ठीक है, उसके बाद इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम हो और 1 1 हो। ठीक है, तो इसमें देखें 1 1 लिखा हुआ है, इसमें एलिमेंट ही एक है, तो इसलिए वो वही 1 होना चाहिए। फिर अगर ये यूनिट मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, तो इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स भी है। और अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका नाम डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप एक चीज़ पे जो है वो फिक्स नहीं रहें कि वही आंसर है, एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो सूटेबल नाम है वो कौन सा है, वो नाम है स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स आप इसको कह लें, या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह लें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें,
अगले मैट्रिक्स को पहले हम सॉल्व करते हैं, तो ये इसका सबसे सूटेबल नाम है। अगले मैट्रिक्स में देखें, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये 625 का स्क्वायर रूट आएगा 25। यहाँ साइड पे ज़रा सॉल्व करते हैं, 625 का स्क्वायर रूट, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इसके अंदर ही मैं लिखता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0। क्या आंसर आएगा, इस सारे का आंसर क्या आएगा 0। इस तरह इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा 0, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 1। यानी ये मैट्रिक्स आपके पास बन गया ये वाला। अब ये कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हों, ये तो इसको स्केलर मैट्रिक्स भी आप बोलेंगे। लेकिन एक जैसे एलिमेंट तो हों लेकिन वो 1 1 हो, तो इसका नाम क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। एक इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो मैं M में T लिख देता हूँ। फिर इसको आप बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बाद इसको आप बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल नाम है इसका। यूनिट क्यों, क्योंकि यहाँ 1 1 है। उसके अलावा अगर ये स्केलर और यूनिट है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, और फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। तो 4 डिफरेंट नेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल नाम है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले ई पार्ट पे, बल्कि 6 + 2 कितना आंसर आया 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8। अब ये देखें, इसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ना वो आपस में क्या है, एक जैसे हैं। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हों उनको क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब सबसे पहले इसका जो नाम है वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स के अलावा और भी नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, यानी एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, यानी हम कह सकते हैं एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है जी। तो अब आप देखें यहाँ पे, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लास्ट पार्ट का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है स्क्वायर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। अब ये देखें, ये क्वेश्चन हम बुक से भी कर सकते थे, और ये जो मैंने 5 या 6 मिनट लगा के आपको करवाया, ये विद इन 1 और 2 मिनट्स भी हो सकता था, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल बताने का मकसद ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, ठीक है। चलें भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, और उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको पहले हम समझेंगे जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ये A B C D एंड E, ये टोटल आपके पास कितने मैट्रिसेस है, 5 मैट्रिसेस हैं। हमने इसमें तो बताना है कौन से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो हम इससे पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्रीवियस पेज पे ये। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, क्या करने से? इंटरचेंज, किसको? रोज इनटू कॉलम्स, और का मीनिंग या, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एंड पढ़ रहे होते हैं कि रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज, इस तरह नहीं पढ़ना, कॉलम इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है। और भी 2 चॉइस हैं, या तो आप रोज को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे या फिर जो है कॉलम को रोज में चेंज करेंगे, और कॉलम्स इनटू रोज। तो देन जो आपके पास न्यू मैट्रिक्स आएगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि आप दोनों तरफ इसके ऊपर छोटा सा T लिख देंगे। वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन हम पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसलिए प्रॉपर इसको करेंगे। इसके ऊपर आप ट्रांसपोज लिखें। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ये जो पहली रो है आप इसको क्या बनाएंगे? फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 ही, ये हो जाएगा 4 and 5, यानी ये रो को मैंने क्या बना दिया? पहला कॉलम बना दिया। और ये दूसरी रो है तो इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे, यानी 0 - 7। ये आपके पास ट्रांसपोज का आंसर आ गया कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज में चेंज करें तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, बी जो है, बी ये इसका भी आप दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लें, 5 4 -6 और 3। ये मैंने एक और एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब देखें इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो, अब पहले मैंने आपको रो से कॉलम में सिखाया था ना, अब कॉलम से रो में सिखाता हूँ। अब ये कॉलम है, इसको आप रो बना दें, तो रो बनाएंगे क्या होगा? 5 -6। इसी तरह ये आपके पास दूसरा कॉलम है तो आप इसको दूसरी रो बना दें, -6। 1 मिनट, यहाँ पे हमने 1 मिनट मिस्टेक किया। ये तो पहला कॉलम था ना, इसको पहली रो बनाना था, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब सेकंड कॉलम है तो इसको सेकंड रो बनाएंगे तो क्या आएगा? -6 and 3 आ जाएगा, सही है। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया। अब ट्रांसपोज से रिलेटेड हैं 2 कॉन्सेप्ट कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो कब सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, यानी कि ये दोनों कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज से रिलेटेड हैं। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या साइमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ भी आप जिस तरह भी इसको पढ़ते हैं। तो जब आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आ जाए, यानी वापस वही बन जाए। तो अब आप देखें इसमें आप ट्रांसपोज लें, ये ए ट्रांसपोज। अब इसका जरा ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज का मतलब क्या था कि इस रो को आप क्या बनाएंगे? कॉलम। तो ये हो गया 1 2,
और इस रो को क्या बनाएंगे, कॉलम। यानी कि अब इस तरह पहले मैंने टी लिखा नहीं, डायरेक्ट अप्लाई किया 2 - 7। तो आप देखें कि ट्रांसपोज लेने से वापस वही मैट्रिक्स बन चुका है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए, यानी ये किसका आंसर था, ए का आंसर है। तो ये हमने कह दिया ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। यानी जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो है रोज, ये क्या बन जाएगी, कॉलम। एक मिनट, ये रो जो है ये क्या बना देंगे आप, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो है तो यहाँ से क्या बनेगा, सेकंड कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसपोज लिया तो क्या आंसर आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, आप बच्चे सोच रहे होते हैं क्या रो को हर दफ़ा कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को नहीं कर सकते, तो मैं आपको कॉलम से भी करके देता हूँ। ये देखिए ये कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम है, तो मैं इसको पहली रो बना देता हूँ 0 - 1। अब ये सेकंड कॉलम है, मैं इसको सेकंड रो बना देता हूँ, क्या आएगा, -1 और 4। तो आप देख सकते हैं वही सेम टू सेम आंसर आया। तो आप यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी कंडीशन है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो आए ओरिजिनल के ही इक्वल, लेकिन नेगेटिव ऑफ ए क्या है। अब नेगेटिव ऑफ ए क्या कॉन्सेप्ट है, ये पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करें कि ये एक मैट्रिक्स है, ये, ठीक है। अब इसका मुझे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव कैसे मैं फाइंड करूंगा, हर एक को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -9 और ये +1 और ये +1 और ये -3। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो ये मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से नेगेटिव बनाने का एक और भी मेथड है कि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें। एक मिनट, यहाँ से नेगेटिव बनाने का एक और भी मेथड है कि आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें। इसमें से नेगेटिव कॉमन लें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसमें से नेगेटिव कॉमन लें तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से नेगेटिव कॉमन लें तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से नेगेटिव कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब अगर उसके साथ जो भी साइन है आप उसको चेंज करके दूसरा साइन लिख देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव का मतलब है कि जब भी आप माइनस कॉमन लें या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स का या उस एलिमेंट का या उस नंबर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब देखें किस तरह से इसको समझेंगे। अब इसका मैं लेता हूँ ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये जो रो है ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, और ये वाली जो सेकंड रो है क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम। अब ये देखें ट्रांसपोज लेने से इक्वल नहीं आया, जैसे कि यहाँ पे तो मैंने एक स्टेप में ट्रांसपोज लिया था तो ये तो उसके इक्वल आ गया था। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं हो रहा, ये देखिए ना, इसका ट्रांसपोज लिया था ये वाला तो एक स्टेप में उसके इक्वल हो गया था, यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ज़बरदस्ती कॉमन तो नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे तो आप बाहर लिखेंगे माइनस, और ये 0 है, 0 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 जो कि पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये -3 क्या हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और इसी तरह ये 0 ये। अब आप देखें कि ये वाला जो आपके पास मैट्रिक्स आया ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह, बाकी मैं इधर लिखता हूँ, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वैसे रहा, और उस मैट्रिक्स की जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, अब हम करेंगे ये बी वाला मैट्रिक्स। ठीक है, यानी सेकंड एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको हमने देखना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ये जो रो है ये क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया। अब ये सेकंड रो है तो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जब हमने इसका लिया ट्रांसपोज तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया जैसा कि पहले होता था। ठीक है, अब ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे ओरिजिनल के इक्वल तब आएगा जब आप माइनस कॉमन लेंगे, जैसे कि ए वाली एग्जांपल में बताया। तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें, दोनों कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज होते हैं। 0 वैसे रहेगा और ये -19 क्या हो जाएगा, +19, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ, और ये +19 क्या हो जाएगा, -19, और यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब आप देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है, क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के, ये वाला मैट्रिक्स आप देखें क्या ये इस मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, बी के, ये जो बी में लिखा हुआ था बिल्कुल हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाकी इधर लिख रहा हूँ मैं, तो बी ट्रांसपोज ये वैसे रहा माइनस, और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जो है वो प्रूव करके दिखाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम वापस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और जहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले रीड कर दिया था, चलें फिर भी दोबारा रीड कर देते हैं। इसमें हमने बताना है कि कौन सिमेट्रिक है और कौन स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इन पार्ट्स को मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं इनको। जी स्टूडेंट, तो पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं ये। अब इनमें हमने बताना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। ठीक है,
और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आए तो वो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये डबल एस का मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक। चलें जी, अब ये क्वेश्चन है ना, तो मैं इसका ले लेता हूँ ट्रांसपोज 5 2 3, ठीक है, और 2 9 6 3 6 3। या ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन तो उधर लिखा हुआ है ना, तो हम इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज लेते हैं ताकि टाइम सेव हो। ये देखें क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका ट्रांसपोज लें। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ये जो रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में। 5 2 3। इस तरह ये जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 9 6। इसी तरह ये जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 6 3। तो अब देख लें कि मैंने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद वापस वही मैट्रिक्स आया जो कि पहले था। तो अब ये क्या हो गया? हम यहाँ पे बोलेंगे कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट का भी आप लें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिया तो ये जो फर्स्ट रो है ये क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम। इसी तरह ये सेकंड रो ये क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम। अब आप देखें कि ट्रांसपोज लेने से ये उसके इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेके देखते हैं क्या ये वाकई उसके जैसा बनता है। तो इससे नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, ये माइनस कॉमन लिया तो 0 वैसे रहा, ये -9 क्या हो गया? +9। ये +9 क्या हो गया? -9 और 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वाला मैट्रिक्स इस ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा बन गया। ये देखिए यहाँ पे 0 इधर 9 इधर भी 0 9 और यहाँ पे -9 और 0 और यहाँ पे -9 और 0। तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं लिख रहे जैसे मैंने लिखा कि, ठीक है, मतलब पहले जैसे डेफिनेशन में समझाया था। अब यहाँ पे ना इनके नाम नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हैं, ये असल में ना MCQ टाइप क्वेश्चन आना, तो इसलिए मैं फिर इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा। डिटेल में अगर करना तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ अगले क्वेश्चन में, ठीक है, कि किस तरह अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं। अब ये देखें ये कोई मैट्रिक्स है ना, तो आप इसका कोई नाम रख लें। सपोज करें इसका नाम आपने कह दिया कि ये मैट्रिक्स D है, सही है। अब आप इसमें दोनों साइड पे ले लें ट्रांसपोज। डिटेल वाला बता रहा हूँ, वो तो डायरेक्ट था ना। आप इसमें दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लें। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि ये जो है रो ये क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी 0 -2 -4। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 -2 2 0 -2 ये सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है। अब ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम बनेगा 4 2 0। तो आप देख सकते हैं अगर इनको गौर से देखें, ये 0 इधर भी 0, ये -2 इधर लेकिन +2, ठीक है, बस साइन का डिफरेंस है। ये -4 ये +4, ये 2 -2 0 0 -2 और 2, यहाँ पे भी साइन का डिफरेंस है। ऊपर जो नंबर है ये 2 4 -2 2, इन चारों में साइन का 4 -4 अगेन साइन का डिफरेंस, 2 -2 साइन का डिफरेंस। ये तो आपने नोट किया कि नंबर तो एक दूसरे के सेम आ रहे हैं लेकिन इनमें साइंस का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि मुझे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये उसके जैसा बन सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस लेते हैं कॉमन, ये माइनस लिया कॉमन। अब देखिएगा ये क्या बनता है? 0 तो वैसे रहेगा, ये जो 2 है क्या हो जाएगा? -2, ये 4 है क्या हो जाएगा? -4, ये -2 क्या हो जाएगा? +2, 0 0 ही रहा, 2 क्या हो जाएगा? -2, -4 क्या हो जाएगा? 4, -2 क्या हो जाएगा? 2 और 0 का 0 ही आ गया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप देखें इसकी जरा फर्स्ट रो देखें ओरिजिनल वाले की 0 -2 4, इसकी देखें 0 -2 4, इसकी सेकंड रो देखें 2 0 -2, इसकी 2 0 -2, इसकी थर्ड रो 4 2 0, इसकी थर्ड रो 4 2 0, सेम हो गया और बाहर माइनस का साइन दिया है। तो जब जो है आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके बाद फिर उसमें से माइनस कॉमन लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इट्स मीन वो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा डिटेल में कर रहे थे तो मैं आपको डिटेल वाला ही बता देता हूँ। इस साइड पे था D ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये माइनस वैसे का वैसे, और इस पूरे मैट्रिक्स को आप किससे रिप्लेस कर देंगे? D से। तो अगर आप मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप कुछ करना चाहें तो आप इस तरह से करेंगे। अभी मैं इससे भी ज़्यादा आपको आसान ट्रिक बताऊंगा कि आपको देखते साथ ही पता चल जाए कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब आपको उसका ट्रांसपोज नहीं लेना पड़े। अब देखिए आगे चलते हैं, ये वाला मैट्रिक्स है, सपोज कर लें इसका नाम हम रख लेते हैं F। अब मुझे बताना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं F का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। अब ट्रांसपोज लेने से क्या होगा कि ये जो रो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेकंड कॉलम में, 7 0। अब आप यहाँ पे भी एनालाइज करें कि यहाँ 0 इधर भी 0, इधर -7 लेकिन इधर 7, साइन का डिफरेंस है, इधर 7 इधर -7, यहाँ पे भी साइन का डिफरेंस है, इधर 0 यहाँ पे -0, तो सेम तो है लेकिन साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, ये फिर क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब वो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे? आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे, ये 0 का 0 ही रहा,
ये जो 7 है क्या बन गया -7, ये -7 क्या बन गया +7 और यहाँ पे 0 का 0 ही रहा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया -f के। अब -f मैंने कैसे लिखा, इसको अगर आप गौर से देखें, फर्स्ट रो है 0 -7, ये क्या है 0 -7, सेकंड रो है 7 0, ये सेकंड रो क्या है 7 0। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया f, सही है। अच्छा जी एक पार्ट रह गया ई पार्ट, वो भी सॉल्व करते हैं। तो ई पार्ट को कहाँ लिखें, चल मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ लिखने की जगह तो है लेकिन थोड़ी है। तो ई पार्ट में है 0 -5 एंड 0। तो हमने बताना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, अगर तो ट्रांसपोज लेने से ये वाली सिचुएशन बन गई तो सिमेट्रिक होगा, अगर ट्रांसपोज लेने से ये वाली सिचुएशन बन गई तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर दोनों ही सिचुएशन ना बनी, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो फिर ये दोनों ही नहीं होंगे, ना सिमेट्रिक होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है जी, ट्रांसपोज का मीनिंग ये है कि ये जो आपके पास फर्स्ट रो है आप इसको क्या बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, और ये उसके बाद ये सेकंड रो है इसको क्या बनाते हैं, सेकंड कॉलम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहले मैट्रिक्स था वही बाद में आ चुका है, मतलब मैंने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से वही सेम टू सेम आया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, कौन सा सिमेट्रिक। और ऊपर वाले पे मैंने नाम नहीं लिखा था, डी वाले पे, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सॉल्व कर लिया। मैं पेज को मिनिमाइज करता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो थोड़ा कंजेस्टेड करके लिखा गया लेकिन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है हम अगले पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें बोला जा रहा है राइट ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि आप कोई सा ए ऑर्डर 3/3 का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखें। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। फिर हमने स्क्यू सिमेट्रिक में ये पढ़ा था कि अगर आप किसी का ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिक्स का तो वो नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हम अभी डेफिनेशन थोड़ी देर पहले सीखी और फिर उसके बाद हमने इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इन डिटेल सॉल्व किया। अब आपको कैसे याद रहेगा आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखना है, मतलब आप कैसा मैट्रिक्स लिखें, उसमें किस तरह के अरेंजमेंट्स लिखें, किस तरह के नंबर्स लिखें कि वो हमेशा उसका ट्रांसपोज लेने से क्या है, वही मैट्रिक्स है। अब देखिएगा जरा कैसे लिखना है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ। ये देखें ए वाली एग्जांपल मैंने पहले मैं आपको 2/2 लिख के दिखाता हूँ, फिर हम अपने आंसर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने स्क्यू सिमेट्रिक लिखना, सिमेट्रिक मैट्रिक लिखना, आप मेन डायगोनल में कुछ भी लिखें लेकिन ये वाले एलिमेंट सेम लिखने, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे सपोज करें मैंने लिख लिया 4 एंड -9, लेकिन यहाँ पे मुझे सेम लिखना है। ये देखें ये वाले एलिमेंट्स आपको सेम लिखने हैं, सेकेंडरी डायगोनल के सेम लिखने हैं, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, एक और मैं मैट्रिक्स लिख के दिखाता हूँ। ये अब देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 एंड -15, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 100। तो ये भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आपको जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह से पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या आपने सही लिखा है, तो आप उसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने से क्या होगा कि जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं, वही मैट्रिक्स आएगा। एक और भी मेथड है इसको ऑब्जर्व करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने देखना है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए बता रहा हूँ, तो आपको जो पहली रो में नजर आ रहा होगा वही आपको नजर आना चाहिए पहले कॉलम में। दोबारा देख लें, फर्स्ट रो में है 4 4, तो देखिए जरा सेकंड फर्स्ट कॉलम में भी क्या है 4 4, तो ये सेम नजर आएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस तरह भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद देखें, जिस तरह आपको सेकंड रो में नजर आ रहा है उसी तरह आपको सेकंड कॉलम में भी नजर आना चाहिए। जैसे देखें सेकंड रो में था 4 एंड -9, इस तरह सेकंड कॉलम में क्या था 4 एंड -9। क्या आप रो वाइज देखें और कॉलम वाइज देखें तो आपको सेम नजर आए। कोरेस्पॉन्डिंग रो और कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम की बात कर रहा हूं। कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट रो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कॉलम भी सेकंड ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप सेकंड रो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कॉलम भी सेकंड ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलें 2/2 का तो आपको समझ आ गया। अब मैं 3/3 का आपको लिख के, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता तो मे भी आपको अच्छा नहीं लगता और जो है वो समझ नहीं आती। मैं आपको 2 3/3 के लिख के दिखाऊंगा। तो डी मैट्रिक्स ये लिखा हमने पहले 3/3, ठीक है। अब मैंने आपको कैसे बताया था ऊपर के मेन डायगोनल में आप कुछ भी लिखें, तो मैं मेन डायगोनल में अपनी मर्जी से लिख देता हूं 9 8 और 7। तो मैंने आपको बताया था ये जो सेकेंडरी डायगोनल वाली पोजीशन है ये सेम होनी चाहिए, ठीक है।
अब देखें इसको कैसे लिखना है। अब आप यहाँ पे लिखते हैं 4, तो इधर भी 4, ये देखें इस तरह क्रॉस में सेकेंडरी डायगोनल की फॉर्म में ये सेम। इधर आप लिखते हैं 6, तो इधर भी आप लिखेंगे 6, ठीक है। उसके अलावा आप इधर लिखते हैं 5 और यहाँ पे भी लिखते हैं 5। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो सेकेंडरी डायगोनल टाइप एलिमेंट बन रहे हैं ये, ठीक है, ये ऐसा एलिमेंट है जो मेन डायगोनल में भी आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताता हूँ। यहाँ पे भी देखें तो ये सेम होने चाहिए, सही है। अब अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आती तो फिर एक और भी मेथड है। अब आपको अगर मैं कहूँ कि आप मुझे इसकी पोजीशन बताएं, पोजीशन, ठीक है, इसकी पोजीशन बताएं और इसकी पोजीशन बताएं। जैसे कि ये आपके पास डी मैट्रिक्स है, तो मैं आपको कहूँ जी आप मुझे ना D11 का आंसर बता दें। मैं आपको कहूँ आप मुझे D12 का सॉरी D22 का आंसर बता दें। और फिर मैं आपको कहूँ जी आप मुझे आंसर बता दें D33 का, ठीक है। ये जो स्मॉल मैंने लिखे हैं ये किसको शो करते हैं? एंट्रीज को। किसको शो करते हैं? एंट्रीज को, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको कहूँ आप मुझे D31 का आंसर बता दें और इसी तरह मैं आपको कहूँ जी आप मुझे D23 का आंसर बता दें, ठीक है। तो इस चीज को जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और एमसीक्यूज के लिए। अब देखें इसका मतलब ये है, अब ये नीचे जो सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई है ना चीज, ये शो करती है ऑर्डर को। 1 का मतलब ऐसी एंट्री जो पहली रो और पहले कॉलम है, तो वो कौन सी है? 9, ठीक है। तो इधर देख लें, ये देखें ऐसी एंट्री जो फर्स्ट रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो, तो वो कौन है? 9 ही तो है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 9। D22 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में हो, तो वो कौन सा है? 8 है। वैसे तो ये भी सेकंड कॉलम में आ रहा है, लेकिन ये रो कौन सी बन रही है? फर्स्ट। ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, लेकिन ये रो कौन सी बन रही है? थर्ड। तो इस तरह से बिल्कुल वैसा आंसर बताना जैसा पूछा गया। अब आप पहले खुद सोचें, शाबाश। D33 का इसका आंसर हो गया। ये D33 का आंसर क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट बताएं जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में हो, तो वो कौन है? वो है 7। तो आप देख सकते हैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, तो 7, ठीक है। अब आप तो जब भी आपके पास ये रो और कॉलम वाली पोजीशन सेम होगी, उधर आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। ये देखें ये 1 है, इसकी पोजीशन 2 है और इसकी पोजीशन 3 है, तो यहां आप अपनी मर्जी के एलिमेंट लिख सकते हैं। लेकिन जहां ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, 1 2 आ गया, 3 1 आ गया, 2 2 आ गया, सॉरी 2 4 आ गया, इस तरह जहां पे ये रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन सेम नहीं होगी, उधर आपको सेम एलिमेंट्स लिखने हैं सेकेंडरी एलिमेंट की फॉर्म में, मतलब क्रॉस की फॉर्म में। जिस तरह हम क्रॉस नहीं लगाते ऐसे, तो मैं क्रॉस में इस चीज की बात कर रहा हूं, ये जिसको आप सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखें मजीद। अब अगर मैं आपसे पूछूं D31 का आंसर बताएं। D31 का मतलब है D31 का मतलब है थर्ड रो। ये 3 किसको शो कर रहा है? रो को, और ये 1 किसको शो कर रहा है? कॉलम को। तो ऐसे एलिमेंट बताएं जो थर्ड रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो, तो वो कौन है? 6 है, ठीक है। तो इसका आंसर 6 आ गया। अब इसका आप खुद सोचिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का मेथड बता दिया। एक और आपको मैट्रिक्स लिख के देता हूं मैं, जैसे कि ई है। अब देखें हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, तो वो कैसे लिखना है? मैं यहाँ पे अपनी मर्जी करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 -1 और -2। मेन डायगोनल में आपने अपनी मर्जी करनी है, कोई से 3 एलिमेंट आप लिख दें। लेकिन जब आप सेकेंडरी डायगोनल की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हैं 14, तो इधर भी 14। ये देखें सेकेंडरी डायगोनल टाइप कुछ बन रहा है, ठीक है। इधर देखें यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 और इधर भी क्या लिखेंगे? 15, सही है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें 9, यहाँ पे भी क्या लिख दें? 9। अब आपको ये ना पेपर में क्वेश्चन आ गया सपोज करें, और आपने ऑब्जर्व करना है ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि जो चीज आपको फर्स्ट कॉलम में नजर आ रही है, वही चीज आपको उसके कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम में नजर आनी चाहिए। 0 14 15, तो आप देख सकते हैं 0 14 15 कि जो आपको फर्स्ट रो में नजर आ रहा है, वही आपको फर्स्ट कॉलम में भी नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। देखें जो आपको, एक मिनट इसको मैं रिमूव कर लूं जरा, ये अब जो आपको सेकंड रो में नजर आ रहा है, वही आपको सेकंड कॉलम में भी नजर आएगा। आप देख सकते हैं 14 -1 9, 14 -1 9, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें, अब थर्ड वाले को भी देख लें कि जो आपको थर्ड रो में नजर आ रहा है, वही आपको थर्ड कॉलम में नजर आएगा। तो इस तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लिखेंगे कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आप जिस तरह मर्जी अरेंज करें, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकेंडरी डायगोनल की फॉर्म में, यानी इस तरह की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में, यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आई होप ये जो मैंने डिटेल थोड़ी बहुत शेयर की आपसे, ये आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। तो 3/3 ये 2 मैंने लिखे, इनमें से आप कोई भी इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिएगा जी। स्क्यू सिमेट्रिक में होता है कि आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो अब हमें यहाँ पे कैसा लिखना है?
तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मेन डायगोनल की जो पोजीशन हैं वहां पे आपने 0 0 लिखना है। उसमें क्या था, सिमेट्रिक में क्या हम अपनी मर्जी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 0 लिखना है, और ये वाले जो एलिमेंट लिखने हैं आपने सेकेंडरी डायगोनल में, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3, और -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 3। यानी आप ये कह लें सिंपली उन दोनों का सम 0 के इक्वल हो, ठीक है। -3 और 3 का सम जो है वो 0। बहुत सारे मेथड है समझने के, जिस तरह से आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहें। दोबारा से देख लें, मेन डायगोनल में क्या लिखना है, 0 0 स्क्यू सिमेट्रिक, जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और सेकेंडरी डायगोनल में आपने क्या लिखना है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। सही है। चले मैं एक और आपको लिख के दिखाता हूँ। बी मैट्रिक्स हम लिखें कोई स्क्यू सिमेट्रिक टाइप, तो मेन डायगोनल में 0 0 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे 5। तो आप देख लें कि मेन डायगोनल में मैंने क्या लिखा, 0 0, और सेकेंडरी डायगोनल में क्या लिखा, एडिटिव इनवर्सेस लिखे। अब इसी चीज को कन्वर्ट करते हैं हम 3/3 में, क्योंकि हमने तो 3/3 लिखना है ना। तो आप देखें अगेन मेन डायगोनल में मैंने क्या लिख दिया, 0 0, और यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे मुझे क्या लिखने हैं, सेम तो लिखने हैं बट ऑपोजिट साइन के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये देखें अगर इधर मैं 4 लिखता हूँ तो मुझे इधर -4 लिखना है। ये देखें आप सेकेंडरी डायगोनल टाइप, यानी इस तरह की कोई पोजीशन बन रही है। तो उधर ये दोनों नंबर दिखने में तो सेम है लेकिन एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। यहाँ अगर मैं 5 लिखता हूँ तो यहाँ तो नहीं मैं लिखूंगा, यहाँ तो ये तो मेन डायगोनल वाली पोजीशन में आ रहा है, तो यहाँ -5 लिख दिया। अब अगर इधर मैं माइनस का 10 लिखता हूँ तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, ठीक है। अभी इसको ऑब्जर्व भी करते हैं, एक और मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जरा। अब मैंने डी मैट्रिक्स कोई लिखना, ठीक है। अब मुझे कहा जाता है कि मैंने 3/3 का कोई मैट्रिक्स लिखना और वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, इधर भी लिखूंगा 0, इधर भी लिखूंगा 0, मेन डायगोनल में 0, ठीक है। अब इधर मैं लिख देता हूँ जी -1, इधर 1, इधर मैं लिख देता हूँ 2, इधर -2, इधर मैं लिख देता हूँ 3, और इधर -3 और इधर 3। तो आप देख सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मसला ये है कि अगर आपके सामने कोई मैट्रिक्स आ जाए, आपको कैसे देखते साथ पता चलेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है या दोनों ही नहीं है। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेन डायगोनल में एलिमेंट्स 0 0 होंगे, ठीक है। और इस तरह से एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, ये सेकेंडरी डायगोनल टाइप कुछ बन रहा है और ये भी सेकेंडरी डायगोनल टाइप कुछ बन रहा है। एक मिनट, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के जैसे होंगे लेकिन एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे देखें इन दोनों को, ये सेकेंडरी डायगोनल टाइप कुछ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें ये और ये सेम बट ऑपोजिट साइन। यहाँ पे आप देख लें कि ये मेन डायगोनल में 0 0, यहाँ पे 1 एंड -1, यहाँ पे 2 एंड -2, यहाँ पे -3 एंड 3, इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा आसान है और जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था सिमेट्रिक में, कि जो चीज़ आपको रो में नजर आ रही है वही सेम टू सेम कॉलम में नजर आया, ऐसा ही बताया था ना। इसी चीज़ के मैं उधर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, अब आप देखना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जो चीज़ आपको फर्स्ट रो में नजर आ रही होगी उस चीज़ का एडिटिव इनवर्स आपको करस्पॉन्डिंग कॉलम में नजर आएगा। जैसे देखें ये 0, -4 और -5, तो यहाँ पे आप देखें कि -4 जो है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 4। इसी तरह -5 जो है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 5, इस तरह से। तो आपको क्या नजर आएगा उसमें, एडिटिव इनवर्स। अब इस तरह भी देख लें जरा कि जो आपको सेकंड रो में नजर आ रहा है 4, 0 और 10, उसका एडिटिव इनवर्स आपको सेकंड कॉलम में नजर आएगा। ये देखिए 4 जो है इसका एडिटिव इनवर्स -4, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 और 10 का एडिटिव इनवर्स -10। तो इस तरह से ये चीज़ मैंने आपको बताई। यहाँ पे भी देख लें आप कि जो आपको थर्ड रो में नजर आ रहा है उसका एडिटिव इनवर्स आपको थर्ड कॉलम में नजर आएगा। सही है। 5 का एडिटिव इनवर्स -5, -10 का 10 और 0 का 0। इस इधर भी देख लें, जो आपको फर्स्ट रो में नजर आ रहा है वही आपको फर्स्ट कॉलम में नजर आएगा लेकिन उसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो आई होप ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ें और ट्रिक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे भी देखें कि जो आपको सेकंड रो में नजर आ रहा होगा वो आपको सेकंड कॉलम में भी नजर आ रहा होगा लेकिन उसका एडिटिव इनवर्स, जो आपको थर्ड रो में नजर आ रहा होगा वो आपको थर्ड कॉलम में लेकिन उसका एडिटिव इनवर्स। सही है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किस तरह से मैट्रिसेस लिखते हैं और किस तरह से उनको ऑब्जर्व करते हैं वो सारा मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक MCQ भी सिखा दिया। वो MCQ क्या था कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो और उसमें आपको उस एंट्री की पोजीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, और यहाँ पे ना आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब कि ये मैट्रिक्स लिखा हो ना, ई की मैं बात करता हूँ, इस मैट्रिक्स में आपको ये कह सकते हैं, इस मैट्रिक्स में ये कह सकते हैं कि इन मैट्रिक्स ए, इन मैट्रिक्स ई, इन मैट्रिक्स ई में आप बताएं कि ये जो -2 है ये क्या है, ठीक है। नीचे ऑप्शन लिखे हो, ये -2 है, D11, दूसरा ऑप्शन हो D12, तीसरा ऑप्शन हो D22 और लास्ट ऑप्शन हो D33। तो आपने देखना है ये -2 कहाँ लिखा हुआ है। पहले तो -2 को ढूंढे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है -2। अब आप देखें कि ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो और कौन से कॉलम है, तो ये है थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा D33, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।
मुझे पता है कि लेक्चर की जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, आप इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि ये आसान एक्सरसाइज है तो सर जो है वो 15-20 मिनट में या आधे घंटे में इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस का आइडिया होगा कि मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे और उतनी ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी भी नहीं कहीं पर। तो मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए चीज़ों को, ताकि आगे जाके जब हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करें तो वहाँ इन चीज़ों को आपको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े, आपको ये भूल ना जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।